नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के काफ़ी दिलचस्प सफ़र पर बात करेंगे। कैसे ये एक सोच से शुरू होकर आज हमारी दुनिया बदलने वाली एक तकनीक बन गई है और आगे क्या हो सकता है। हमारे पास इस पर कई लेख हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स, नोट्स भी हैं। कोशिश रहेगी कि इनमें से जो सबसे ज़रूरी जानकारी है और जो बारीकियां हैं वो आपके सामने रखें, बिल्कुल सीधी साफ बातचीत के जरिए। सोचिए, एक कल्पना कैसे कैसे हकीकत बन गई और अब ये हमारे जीने का तरीका कैसे बदल रही है। चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो 1940 और 50 के दशक से शुरू करते हैं। ये एआई का ख्याल ये आया कहाँ से? दरअसल इसकी जड़ें तो गणित, तर्कशास्त्र और जो उस वक्त कंप्यूटर विज्ञान उभर रहा था उसमें थीं। अच्छा। एलन ट्यूरिंग ने 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट का आइडिया दिया था, ये परखने के लिए कि क्या कोई मशीन सोच सकती है इंसानों की तरह। बिल्कुल। इससे भी पहले 1943 में मकुलॉच और पिट्स ने पहला आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल बनाया था। हाँ, जो बाद में न्यूरल नेटवर्क्स का आधार बना। और जॉन वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर, उसने प्रोग्राम करने लायक कंप्यूटरों को संभव बनाया। पर उस वक्त आप समझ सकती हैं, सबसे बड़ी चुनौती थी बहुत धीमी कंप्यूटिंग पावर और मेमोरी की कमी। उस दौर की सीमित तकनीक के साथ इतनी बड़ी सोच रखना वाकई कमाल की बात है। और फिर आया 1956 का डॉर्टमथ सम्मेलन। इसने एआई को एक तरह से औपचारिक शुरुआत दी। बिल्कुल। जॉन मैकार्थी, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा, मार्विन मिन्स्की, ऐसे बड़े नामों ने इसे आयोजित किया था। उनका लक्ष्य था ऐसी मशीनें बनाना जो भाषा समझें, प्रॉब्लम सॉल्व करें और सीखें, बिल्कुल इंसानों की तरह। और दिलचस्प बात यह है, उन्होंने बड़े भरोसे से कहा था कि बस 10 साल में मानव स्तर की एआई बन जाएगी, जो कि बाद में गलत साबित हुआ। काफी ज्यादा मुश्किल था ये। हाँ, ये तो अक्सर होता है ना नई टेक्नोलॉजी के साथ। सही बात है। इसी दौर में सिंबॉलिक एआई, यानी जो नियमों पर आधारित तर्क होता है, उसका बोलबाला रहा और लिस्प जैसी खास एआई प्रोग्रामिंग भाषाएं बनी 1958 में। उस शुरुआती दौर के एआई प्रोग्राम्स जैसे कैसे थे? क्या कुछ उदाहरण है हमारे पास? हाँ, जरूर। जैसे 1956 का लॉजिक थ्योरिस्ट था। वो पहला एआई सॉफ्टवेयर था जो गणित के प्रमेय सिद्ध कर सकता था। फिर 1966 में इलाइजा आया, एक शुरुआती चैटबॉट। इलाइजा? हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, वो मनोचिकित्सक की नकल करता था और हैरानी की बात है, कई लोग उसे सच में समझदार मानने लगे थे। जबकि वो सिर्फ कीवर्ड मैचिंग कर रहा था, है ना? बिल्कुल, वो सिर्फ कीवर्ड पहचान कर पहले से लिखे जवाब दे रहा था। फिर 1970 में श्रोडलू प्रोग्राम था, जो भाषा समझकर स्क्रीन पर वर्चुअल ब्लॉक को इधर-उधर रख सकता था। इलाइजा वाला किस्सा तो दिखाता है कि हम इंसानों में मशीनों को भी समझने वाला मान लेने की कितनी गहरी प्रवृत्ति है। लेकिन इन शुरुआती सफलताओं के बाद रफ्तार धीमी क्यों पड़ गई? जिसे एआई विंटर कहते हैं, वो क्यों आया? हाँ, 1970 के दशक के मध्य में एक ठहराव सा आ गया था। इसके मुख्य कारण थे, एक तो हार्डवेयर अभी भी बहुत धीमे और बहुत महंगे थे। दूसरा, सिंबॉलिक एआई वास्तविक दुनिया के जो उलझी हुई अस्पष्ट समस्याएं होती हैं, उन्हें ठीक से संभाल नहीं पा रही थी। और तीसरा, जो बड़े बड़े वादे किए गए थे शुरू में, वो पूरे नहीं हो रहे थे। तो उम्मीदें टूट गई एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि फंडिंग में भारी कटौती हुई, करीब 1974 से 1980 तक। और यहाँ सीखने वाली बात ये थी कि उम्मीदें थोड़ी यथार्थवादी होनी चाहिए। असल दुनिया लैब से ज्यादा पेचीदा है। तो फिर एआई ने वापसी कैसे की? 1980 और 90 के दशक में क्या बदला? इस दौर में एक्सपर्ट सिस्टम्स का उदय हुआ। ये ऐसे प्रोग्राम थे जो किसी खास फील्ड में, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस के लिए माइसिन था या कंप्यूटर पार्ट्स चुनने के लिए एक्सकॉन। हाँ, एक्सकॉन काफी सफल रहा था शायद। बहुत। एक्सकॉन ने अपनी कंपनी डीईसी के लिए सालाना करीब $40 मिलियन बचाए। लेकिन ये सिस्टम भी थोड़े सीमित थे। ये सिर्फ अपने खास काम में माहिर थे और इनके नियमों को अपडेट करना वो बड़ा मुश्किल काम था। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसी दौरान न्यूरल नेटवर्क्स की वापसी भी हुई। अच्छा। हाँ, खासकर 1986 में जब बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम की खोज हुई। ये वो तरीका था जिससे नेटवर्क अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर बना सकते थे। इसने उन्हें ट्रेनिंग देना मुमकिन बनाया। और डीप ब्लू
1997 में गैरी कास्परोव को हराना। हाँ, वो भी एक बड़ा मील का पत्थर था। IBM की डीप ब्लू ने शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव को हराया। हाँ, डीप ब्लू की जीत अहम थी, पर वो ज्यादातर जबरदस्त कंप्यूटिंग शक्ति और गणना पर आधारित थी, शायद असली सीखने पर कम। और फिर 2000 के बाद तो जैसे AI में विस्फोट ही हो गया। सही कहा आपने। इसकी दो बड़ी वजह थी। एक, इंटरनेट से मिला विशाल डेटा यानी बिग डेटा, और दूसरा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स GPUs की वजह से बढ़ी हुई कंप्यूटिंग पावर। GPUs जो गेमिंग के लिए बने थे। हाँ, वही। उन्होंने AI के लिए जरूरी पैरेलल प्रोसेसिंग को बहुत तेज और सस्ता बना दिया। इसने मशीन लर्निंग और खासकर डीप लर्निंग को जैसे पंख लगा दिए। 2012 में इमेजनेट प्रतियोगिता हुई। उसमें एलेक्सनेट नाम के मॉडल ने तस्वीरों को पहचानने में क्रांति ला दी। फिर 2016 में गूगल डीप माइंड का अल्फा गो आया। उसने गो जैसा जटिल खेल, जिसमें सिर्फ गणना नहीं बल्कि इंट्यूशन भी लगता है, उसमें दुनिया के चैंपियन को हरा दिया। अल्फागो तो खुद सीख रहा था खेल खेल कर, है ना? बिल्कुल। और फिर 2017 में आया ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ये आजकल के जो बड़े भाषा मॉडल हैं जैसे चैट GPT, उनकी नींव है। आज तो AI हमारे फोन के असिस्टेंट में है। नेटफ्लिक्स हमें क्या देखना है बताता है। सेल्फ ड्राइविंग कारों पर काम चल रहा है, हर जगह है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? भविष्य कैसा दिखता है? क्या हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस मतलब इंसान जैसी सोचने समझने वाली AI के करीब हैं? देखिए, AGI पर विशेषज्ञों की राय काफी बंटी हुई है। कुछ को लगता है ये शायद 2035-40 तक संभव हो जाए, तो कुछ मानते हैं कि इस सदी के अंत से पहले मुश्किल है। इसके अलावा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर काम हो रहा है, जैसे न्यूरालिंक कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ AI को जोड़ने की भी बातें हैं। पोटेंशियल बहुत है। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। हाँ, चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। नौकरियों पर असर पड़ने का डर है। मैकिन्जी की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि 2030 तक दुनिया भर में 40 से 80 करोड़ नौकरियां बदल सकती हैं या ऑटोमेट हो सकती हैं। फिर ये बहस भी है कि क्या AI आगे चलकर मानवता के लिए खतरा बन सकती है, जैसे एलन मस्क चिंता जताते हैं, जबकि मार्क ज़करबर्ग उतने चिंतित नहीं लगते। और AI के अधिकार, निगरानी बनाम निजता, ये सब सवाल भी हैं। बिल्कुल। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि हमें AI के विकास को दिशा कैसे देनी चाहिए। इसीलिए अब AI रेगुलेशंस पर जोर दिया जा रहा है, जैसे यूरोपियन यूनियन का AI एक्ट है, और नैतिक गाइडलाइंस बनाने की जरूरत महसूस हो रही है। ताकि ये तकनीक इंसानियत के भले के लिए इस्तेमाल हो। सही कहा। तो वाकई AI का अब तक का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। उम्मीदें, निराशाएं और फिर जबरदस्त वापसी। सिद्धांतों से शुरू होकर आज ये एक शक्तिशाली हकीकत बन चुकी है। बिल्कुल। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे अपार संभावनाएं हैं, लेकिन गंभीर नैतिक और सामाजिक सवाल भी हैं जिनका हमें सामना करना होगा। ये सिर्फ एक तकनीकी पहेली नहीं है, बल्कि सामाजिक तकनीकी पहेली है। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पे शायद हम सब सोच सकते हैं। जैसे जैसे AI ज्यादा काबिल होती जा रही है, इंसान होने का मतलब क्या है? क्या हमारी अपनी रचनात्मकता, हमारी भावनाएं या जो हमारी चेतना है, क्या ये चीजें और भी ज्यादा मायने रखने लगेंगी जब मशीनें बाकी सब कुछ करने लगेंगी? ये सोचने वाली बात है।